इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में आकाशवाणी के लिए लेखन बहुत मुश्किल है। लगता बहुत सहज है कि आकाशवाणी के लिए लेखन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जितना दिखाई देता है उतना संभव नहीं है। उसकी मुख्य वजह यह है कि आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है मीडिया का जो देश के हर कोने कोने में सुना जाता है। और ख़ास तौर से आप देखें तो आकाशवाणी को या रेडियो को सुनने वाले जो लोग हैं वो शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। सुदूर खेतों में बैठा हुआ व्यक्ति गांव में अपनी झोपड़ियों में अपने घर में बैठा हुआ हर शख्स, महिलाएं जो अपने काम धाम में लगी रहती हैं, वो ग्रामीणों का पूरा जनजीवन अखबारों पे और टीवी पे नहीं टिका हुआ। वो सुनते सबसे ज़्यादा रेडियो हैं। कहीं भी आप अभी भी चले जाइए, इतनी आधुनिकता के बाद भी अभी भी आप गाँव में चले जाइए तो आपको खेतों में भी एक पेड़ के नीचे एक रेडियो मिलेगा और उसमें गाने सुनते हुए और काम को लेकर के जो अच्छी जानकारियां हैं या काम से रिलेटेड जो प्रोग्राम से या कृषि से लेकर हैं, महिलाओं के उत्थान को लेके हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर के हों, तमाम तरह के कार्यक्रम। और इसके लिए कोई सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेडियो सुनने में आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई व्यवधान नहीं है। उसके लिए कोई समय नहीं निकालना पड़ता, उसके लिए टकटकी लगा करके आपको टीवी को देखना नहीं पड़ता। आप टकटकी लगा के लगातार आप उसको रेडियो को देखते नहीं रह सकते। एक बार ट्यून कर दिया और आप उसका आनंद ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेडियो सुनने में जो तल्लीनता दिखाई देती है वो तल्लीनता आपको अखबार पढ़ने में भी दिखाई नहीं देगी और टीवी देखते समय भी वो तल्लीनता आपको दिखाई नहीं देगी। और ये जो तल्लीनता है यही रेडियो की स्क्रिप्ट लेखन का आकर्षण है, यही सफलता है और यही कलाकारी है कि आकाशवाणी और की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है या आकाशवाणी के रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि वो रच बस जाते हैं और आपके जीवन के छोटे छोटे बिंदुओं को भी पूरा का पूरा महत्व दिया जाता है। यहाँ हर चीज़ों पर बिल्कुल बारीकी से पैनी नज़र रखी जाती है। उन शब्दों को बहुत तौल तौल के लिखा जाता है जिससे कि आप उसके साथ में जुड़ जाएं। रेडियो का कोई सा भी आप प्रोग्राम उठा करके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि जीवंत है, आपके जीवन का कोई ना कोई उसमें पार्ट है और आप उसको आत्मसात कर लेते हैं। आप रेडियो के प्रोग्राम जब भी सुनेंगे तो आप उसको ऐसे जोड़ लेते हैं कि वो हमारे जीवन का ही अंग है कोई ना कोई, या हमारे जीवन में घटित कोई घटना ही है। जो कुछ भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा बड़ा जीवंत देखने को मिलेगा। मतलब जीवन आप कह दिया जाए कि एक जीवन का आईना है रेडियो का लेखन। वो रेडियो लेखन में इस बात को गंभीरता से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये माध्यम दिखने का नहीं है। यहाँ कोई वीडियो नहीं चलता, यहाँ कुछ पढ़ा नहीं जाता, न ये अखबार है न ये टीवी है, यहाँ सिर्फ सुना जाता है। तो जहाँ सुनने का माध्यम हो वहाँ शब्दों का खेल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेडियो में
शब्द ही सब कुछ है। शब्दों की जादूगरी ही रेडियो लेखन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और इसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप उन क्षेत्रों को, उस परिवेश को, उस सामाजिक ताने-बाने को, उस गांव को, उस शहर को, उस कस्बे को, उस मोहल्ले को, उस जीवन शैली को बहुत बारीकी के साथ में देखें। बिना देखे, बिना समझे रेडियो का लेखन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हर वर्ग में, हर उम्र में, हर समुदाय में बराबर सुना जाता है। इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि इसकी भाषा ऐसी हो जो सबको समझ में आ जाए और सब लोग उसके साथ में जुड़ जाएं। जीवंतता शब्दों का ही एक ऐसा कहा जाए ऐसा सूत्र है, या शब्दों का ही एक ऐसा खेल है जो उसको जीवंत कर देते हैं। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हों, तो हमारे यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, आप उसको देखेंगे कि हर तरफ भाषाओं का अंतर है। हर 10 किलोमीटर के बाद में, 5 किलोमीटर के बाद में भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियां अलग अलग हैं, बोलने के तरीके अलग अलग हैं। यहाँ से चुनना पड़ता है शब्दों को, क्योंकि रेडियो के लिए उन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो दृश्य पैदा करें, जो सुगंध पैदा करें, जो रंग पैदा करें, एक खुशबू बिखेर दें, वो दर्द पैदा करें, वो गुस्सा पैदा करें, वो आक्रोश पैदा करें, या हंसना, रुलाना, रूठना, मनाना, सोना, जागना, पीड़ा, उत्साह, सब कुछ शब्दों का खेल है। यहाँ शब्दों को ही चुनना पड़ता है, ऐसे शब्दों को चुनना पड़ता है जो लेखनी को जीवंत बना दें। ये बगीचे को बगीचा नहीं रहने देते। बगीचे के उन फूलों को चुनने की कला है जो सुगंध पैदा करते हैं। उन शब्दों को चुनना यहाँ पड़ता है जो सुगंध पैदा करते हैं। ऐसे कह देने से, बगीचा कह देने से कोई आपको एहसास नहीं होता। एहसास होता है सिर्फ बगीचा होगा, पेड़ पौधे लगे होंगे। लेकिन जब आप शब्दों को चुनते हैं, उसी में जब आप गेंदा, गुलाब, चमेली, मोगरा, जूही, जब उन फूलों का जब आप जिक्र करना शुरू करते हैं तो एक सुगंध पैदा होती है। तब जाकर के एक बगीचे का स्वरूप पैदा होता है। गांव में पगडंडी नहीं होगी, मवेशियों के गले में घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, पक्षियों का कलरव सुनाई नहीं देगा, टिटहरी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तोते की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो फिर वो गांव का परिवेश कैसा? कबेलू वाले मकान नहीं हों, और शाम को कबेली वाली मकानों से उठता हुआ धुआं दिखाई न दे, वो शिवालय ना हो और बूढ़ा बरगद ना हो, वो पोखर ना हो, वो कुएं से खींचती हुई
आधुनिक युग में आपको लगेगा कि आज के दौर में कौन पानी कुएं से खींचता है, लेकिन गांव तो अभी भी वहीं बसा हुआ है। तमाम तरह के नल लग गए, नल जल योजनाएं आ गईं, घरों घरों में पानी के लिए टोंटियाँ लग गईं। इसके बावजूद पोखर ही हमारे ग्रामीण जीवन के अंश हैं। वो गोबर से लिपे हुए आंगन आपको देखने को ना मिले, वो सफ़ेद सफ़ेद, वो दीवारों पर सफ़ेद बेल बूटे बने हुए दिखाई न दें, वो ओसारे में बैठे हुए लोग, वो नीम की छाँव में खटिया पर लेटे हुए गर्मी की दोपहरी का आनंद लेते हुए लोग आपको दिखाई ना दें, वो गमछा टांगे हुए लोग, भरी दोपहरी में पगडंडी पर जाते हुए लोग दिखाई ना दें, वो भले ही किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा हो, लेकिन जिक्र तो हल का करना होगा, तब तो गांव आपको दिखाई देगा। भले ही पक्की सड़कें बन गई हों, लेकिन गांव तो आपको धूल के गुबार से उड़ती हुई सड़क ना हो तो गांव नहीं। वो किसी को देख करके घूंघट डाल देना, सिर पर पल्ला ले लेना, यदि इसका जिक्र ना हो तो गांव की महिलाओं की चर्चा नहीं हो सकती। यदि गांव है तो घूंघट है, गांव है तो सिर पर पल्लू है, गांव है तो सिर पर पगड़ी है, और गांव है तो बुजुर्गों के हाथ में लाठी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और तमाम चीज़ें, इतनी ही नहीं बल्कि ना जाने ऐसी कितनी तमाम चीज़ें हैं जो गांव को गांव बनने देती हैं। इनका जिक्र किए बिना रेडियो की स्क्रिप्ट बेमानी हो जाती है। दूसरी बात यह है, बोलियों का संदर्भ। शहर में शायद चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन गांव की भाषा में और गांव की बोलियों में कोई अंतर नहीं आया। वो अभी भी मूल स्वरूप में जस की तस है, और वो जिस रूप में है, रेडियो उनको उसी रूप में प्रस्तुत करता है। यदि आपने उनका स्वरूप बदलने की चेष्टा की तो श्रोताओं का रेडियो से जुड़ाव नहीं हो सकता। इसलिए उस जुड़ाव के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बोलियों को भी आप पहचानें, और बोलियों के उन शब्दों को भी पहचानें जो आमतौर से बोले जाते हैं और सुने जाते हैं। हंसी ठिठोली शहर में भी होती है, शहर के लोग भी हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन हंसी ठिठोली जो है ठेठ गांव का पर्याय है। वहां स्वरूप बदल जाता है। रंग हम शहर में भी खेलते हैं, होली हम शहर में भी मनाते हैं, लेकिन गांव की होली और उसका दृश्य और होली में बोले जाने वाले शब्द, ये आपको गांव में ही ओरिजिनली देखने को मिलेंगे। इनको आप आधुनिक परिवेश में या आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत नहीं कर सकते, और प्रस्तुत किया
तो लीक से हट जाएंगे। गांव को गांव ही रहने दीजिए, शहर को शहर ही रहने दीजिए, कस्बा को कस्बा ही रहने दीजिए। यदि महिलाओं को या महिलाओं के लिए किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय बिन्ना, आओ रे बिन्ना जैसे शब्दों का उपयोग ना हो तो फिर बात नहीं बनती। हेलो फ्रेंड करके रेडियो नहीं चल सकता। यहां तो पालागन ही चलेगा, यहां तो प्रणाम ही चलेगा, यहां तो नमस्कार ही चलेगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति की जो जान है वो रेडियो है, जो पहचान है वो रेडियो है। भारत पूरा पूरा रचा बसा है तो रेडियो के अंदर है। और इसीलिए बार बार चेष्टा की जाती है कि रेडियो के लेखन में अन्य मीडिया में जो प्रयोग हुए हैं वो कम हो। यदि यहां प्रयोग हुए हैं तो तकनीकी रूप से हुए हैं, लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हुए हैं। लेकिन भाषाई शुद्धता और भाषाई गंभीरता में प्रयोग कम हुए। और इसी वजह से आज भी रेडियो लोगों के जीवन का एक हिस्सा है। और यहां हर चीज का स्वरूप बदल जाता है। आप देखिए, क्रिकेट की कमेंट्री हो या खेलों की किसी भी खेल की कमेंट्री हो, जो रेडियो की कमेंट्री सुनने का जो मज़ा है वो दूरदर्शन पे या टीवी पे देखने का मज़ा उतना नहीं है जितना टीवी पे सुनने का है। मतलब देखने का मज़ा नहीं है, सुनने का मज़ा है। एक दौर था कि क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उपयोग में आता था। शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, लोग अपने कानों तले दबा करके रेडियो कोने में बैठ करके सुना करते थे। वो भी दौर था। एक जमाना था कि रेडियो में बिना का गीत माला चला करती थी। लाखों लोग उसके सुनने वाले थे। बिना का गीत माला का जब प्रस्तुतिकरण होता था तो वैसा ही सन्नाटा छाता था जैसे एक ज़माने में रामायण सीरियल को सुनने देखने के समय होता था। लोगों के साथ में जुड़ने का इतना खूबसूरत तरीका बिना का गीतमाला ने कीर्तिमान स्थापित किया। और उसके बाद आप रेडियो के किसी भी संगीत प्रोग्राम को देख लीजिए, छाया गीत हो या विविध भारती पे आने वाले संगीत के कार्यक्रम हों, एक अलग टाइप का मजा है। दुल्हन को दुल्हन नहीं कहा जाता, दुल्हन कह करके ही समाप्त नहीं करते। जो नक्शक वर्णन करना है वो सौंदर्य को जिस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वो आपको रेडियो में ही दिखाई देगा। दुल्हन को ऐसे दुल्हन रेडियो नहीं बनाता। रेडियो एक चित्र खड़ा कर देता है आपके सामने कि दुल्हन होगी तो ऐसी होगी।
किसी भी चीज़ का एक चित्र खड़ा करने की जो क्षमता रेडियो स्क्रिप्टिंग में है या रेडियो लेखन में है, वो किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। यहाँ शब्दों को दृश्य में ढाला जाता है और उन शब्दों का चयन किया जा सकता है और किया जाता है जो शब्द दृश्य पैदा करते हैं, और शब्दों की वो कड़ियाँ ऐसी बुनी जाती हैं और चुनी जाती हैं कि आपके सामने सशरीर खड़ा कर दिया जाता है, एक जीवंत एक दृश्य पैदा कर दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं खड़े हो, आप वहीं देख रहे हो, उसके पार्ट हो आप एक। तो आकाशवाणी के लेखन में वही चीज़ें हैं जो ओरिजिनल हैं, जो मूल स्वरूप में हैं अपने। चाहे दो दोस्तों के बीच में बैठ कर के वार्तालाप हो या दो महिलाओं के बीच में बैठ कर के बातचीत हो या धान बोती हुई महिलाएं हों या सर पर गट्ठर लादे हुए महिलाएं हों या बकरी का दूध दूहती हुई कोई लड़की हो, वो बिखरे हुए बाल, आंखों में धुंधलका और भविष्य के सपने, ये उड़ान आपको रेडियो में ही दिखाई देगी। वो पक्षियों की उड़ान हो या इंसानों की उड़ान, भविष्य का लेखा जोखा हो या वर्तमान का हिसाब किताब या अतीत में डूबने की चेष्टा, ये आपको रेडियो में दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि रेडियो जो है मीडिया का वो सशक्त माध्यम है जहां आपको बिना कुछ दिखाए सब कुछ दिखा दिया जाता है और आप देखने लगते हैं। और ये रेडियो ही तो है। यदि आप पीछे मुड़कर के थोड़ा गीता का अध्ययन भी आप करते हों, वो गीता को आपने कुछ पन्ने भी पलटाए हों, तो एक पात्र वहाँ संजय थे जो उन्होंने अपने अंधे राजा को युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसका सजीव चित्रण करके सुनाया। ये रेडियो की ही भाषा है कि किसी चीज को देख करके, किसी चीज को महसूस करके शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना और वो प्रस्तुति ऐसी करना कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, वैसा दृश्य पैदा कर देना। तो गांव में जो बोलियां हैं या आम तौर से जो लोगों के बीच में बोला सुना कहा जाता है, उसमें किसी तरह का अनुशासन नहीं होता। रेडियो में भी इसी अनुशासन को देखा नहीं जाता। शब्दों का अनुशासन, क्योंकि मीडिया है, सार्वजनिक रूप से है, सभी लोग सुनते हैं, तो भाषा का उतना अनुशासन तो होता है। लेकिन भाषा को और शब्दों को
उस तरीके से प्रस्तुत करने की चेष्टा या प्रयास नहीं किया जाता जिससे कि वो ऐसी लगने लगे कि हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। यहां उस तरीके की चेष्टा नहीं की जा सकती कि बिला वजह के आप सभ्य बने पड़ रहे हो, सभ्यता का आप लबादा ओढ़ करके और खड़े हो गए। प्रस्तुतिकरण है, हमें दिखाना है लोगों को जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। हो सकता है अब बैलगाड़ियां गांव से लापता हो गई, लेकिन गांवों का जिक्र बगैर बैलगाड़ी के तो नहीं हो सकता। राजे महाराजाओं का दौर खत्म हो गया, परियों की कहानियों का भी दौर खत्म हो गया, लेकिन बिना तलवार बिना खड़ग के आप कोई वीरता की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख सकते। अतीत में यदि आपको जाना है तो अतीत से ही शब्दों को लाना होगा, और अतीत का घटनाक्रम जो हुआ है आपको उसी रूप में लेना पड़ेगा जो वहां इस्तेमाल हुआ है। ढोलक की थाप जैसी आएगी, उस थाप को आपको वैसे ही ट्यून करना पड़ेगा। तो आपको उन शब्दों को तो खोजना ही पड़ेगा, कैसे भी करें आप। तो आकाशवाणी के लेखन में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले तो गंभीरता के साथ में आप उन पन्नों को पलटने की चेष्टा करें या उन पन्नों को देखें जिनको आपने देखने से अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी, या जिन्हें देखना आप पसंद नहीं कर रहे। इसलिए बेहद जरूरी ये हो जाता है कि आप पहले, हमें इतिहास के उन पन्नों को टटोलना चाहिए जो गुजर चुका है। जिस वातावरण से हम रूबरू नहीं हुए न हो सकते हैं, लेकिन चेष्टा तो ये की जाना चाहिए कि हम उस वातावरण को पहचानें, तब जाकर के मामला या बात बन पाती है। आप राजधानी में बैठ करके या शहरों में बैठ करके किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके आप डिनर कर सकते हो, लेकिन यदि हिंदुस्तान को यदि आपको रेडियो के माध्यम से चित्रित करना है तो ब्यारी या कलेवा तो करना पड़ेगा, बगैर कलेवा के तो बात होगी नहीं, बगैर अंथों के बात होगी नहीं। क्योंकि सांझ तो शहर की भी वैसी ही होगी जैसी गांव की होगी या कस्बे की होगी, लेकिन हिंदुस्तान की सांझ तो गांव की ही अच्छी होती है। और गांव की सांझ यदि आपने नहीं देखी है तो उस सांझ को देखने की चेष्टा एक बार जरूर करिए। ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन यदि रुचि है कि आकाशवाणी यानी कि रेडियो को लिखना है, आपको रेडियो के लिए लेखन पे आपको कलम जमानी है अपनी, तो थोड़ा सा अपना स्वभाव घुमंतु बनाइए और थोड़ा सा स्वभाव अपना पढ़ंतु बनाइए। कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ उपन्यास हैं,
चाहे नागार्जुन को आप पढ़ लीजिए, महाप्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ लीजिए, नहीं तो रेणु जी का मेला आंचल पढ़ लीजिए। गाँवों की यदि राजनीति और वहाँ की चहार दीवारी को यदि और वहाँ के यदि जीवन शैली को यदि आपको समझने की थोड़ी चेष्टा करनी है तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लीजिए। क्योंकि कहने को तो 21वीं शताब्दी है, आधुनिक रूप से तो बहुत कुछ बदल गया। रेडियो को भी अब, वो पुराने वाले जब रेडियो आते थे उसको ट्यून करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से ट्यून हो पाते थे। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब तो नंबर आते हैं कितने कितने ब्रांड पर, कितने बैंड पर चलेगा। और अब तो FM हो गए हैं। विविध भारती का भी स्वरूप बदल गया है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, लेकिन कार्यक्रमों का स्वरूप वही पुराना है। और यही पुराना स्वरूप रेडियो को आज भी लोकप्रिय बनाए हुए है। इस विषय पर आगे के वीडियो में भी मैं कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। कोशिश मेरी ये है कि यदि आपकी रुचि रेडियो लेखन में है तो कुछ दाएं बाएं पढ़ के देखिए। कुछ हिस्से जो मेरी समझ में आते हैं वो मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। और मेरे छात्र मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर राहुल रंजन जल्द ही अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार, आज इतना ही।